वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम एमसीक्यू अराउंड 20 एमसीक्यू लेके आए हैं। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। उसी पे अराउंड 20 एमसीक्यू लेके आया हूँ मैं आपके सामने। आई होप आप इसको पसंद करोगे। देखिए, ये जो डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस है, ये आपको FAA के एग्ज़ाम में भी मिलेगा, जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें भी मिलेगा, उसी तरह से जो VLW का एग्ज़ाम है उसमें भी है। यानी जो भी JK SSB के एग्ज़ाम है जिसमें जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें आपको डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस सिलेबस में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की स्टैटिस्टिक्स है उसमें भी अलग से एक टॉपिक मेंशन है जो है डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। तो इसीलिए ये जो डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस है, ये JK SSB के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसीलिए मैंने आपके लिए रिवीजन सीरीज़ यहाँ पे लेके आया हूँ इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। इस पे अराउंड हम 20 क्वेश्चंस MCQ सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ हम बहुत से कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे डेमोग्राफी के रिलेटेड। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्या है। आज का पहला MCQ है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़। यानी जो डेमोग्राफिक स्टडीज़ है उसके फादर किसको कंसिडर किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। देखिए, एक होता है फादर ऑफ डेमोग्राफी, वो नहीं यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे पूछा क्या है, फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़, ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स। लेकिन अगर आपको पूछा गया फादर ऑफ खाली डेमोग्राफी, तब आप कार्ल मार्क्स नहीं लिखोगे, बल्कि जो फादर ऑफ डेमोग्राफी है वो है जॉन ग्रांट। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़ हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फादर ऑफ डेमोग्राफी हो जाएगा जॉन ग्रांट। अगर मैं बात करूँ डेमोग्राफी, होता क्या है, डेमोग्राफी जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। वर्ड डेमोग्राफी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन से 2 ग्रीक वर्ड्स थे? डेमस एंड ग्राफी। डेमस का मतलब होता है द पीपल। यहाँ पे मैं दोबारा से लिखता हूँ, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है डेमोग्राफी, डेमोस एंड ग्राफी। डेमोस का मतलब क्या होता है? द पीपल। और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, रिकॉर्डिंग, राइटिंग और मेजरिंग समथिंग। यानी किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, राइट करना और मेजर करना, ये होता है ग्राफी। और डेमोस का मतलब होता है द पीपल। तो इसका आप सिंपल सा मीनिंग देख लीजिए कि जो लोग हैं इनकी, यानी जो पॉपुलेशन है उसके साइज़ को, उसके कंपोजिशन को, उसके वेरिएशन को रिकॉर्ड करना, मेजर करना, यही है डेमोग्राफी। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो रही होंगी। तो चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट ट्रीटी यूज द टर्म सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी इनमें से किसने सबसे पहले जो टर्म सेंसस है वो यूज़ किया था? तो ये किया था अर्थशास्त्र में। सबसे पहले जो टर्म सेंसस को यूज़ किया गया था वो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें किया गया। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य के और नेम्स है। कौटिल्य भी इनको बोला जाता था, विष्णु गुप्ता इनको बोला जाता था, और इनको भानु भट्ट भी बोला जाता था। तो ये 3 नाम से इसके, कौटिल्य, विष्णु गुप्ता और भानु भट्ट। अर्थशास्त्र कौटिल्य, विष्णु गुप्ता और भानु भट्ट। इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की थी जब उन्होंने असेंट किया था थ्रोन, तब इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इसने ही लिखी थी अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने ही। तो अर्थशास्त्र में ही सबसे पहले जो वर्ड सेंसस है वो यूज़ किया गया था। राजतरंगिणी की अगर हम बात करें, राजतरंगिणी जो कश्मीर की जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में राजतरंगिणी में लिखा हुआ है। इसी तरह अकबरनामा जो है, और अकबरी है, जो अकबरनामा है ये लिखा है अबुल फजल ने। अबुल फजल जो कि कोर्ट पोइट था किसका? अकबर का, उसी ने लिखा है ये अकबरनामा। और अकबरनामा पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था। तो ये था दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When first census was held, who was the गवर्नर जनरल। यानी जब इंडिया में पहली बार सेंसस हुई तो तब कौन था यहाँ पे गवर्नर जनरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर C। यानी सबसे पहले जब यहाँ पे इंडिया में सेंसस हुई वो हुई थी लॉर्ड मायो के दौरान।
अगला क्वेश्चन, विच ईयर इज़ नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, इनमें से कौन से ईयर को बोला जाता है डेमोग्राफिक डिवाइड। देखिए डेमोग्राफिक डिवाइड बोला जाता है ईयर 1921 को। क्यों बोला जाता है ईयर 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? क्योंकि देखिए इससे पहले 1921 से पहले इंडिया में कभी पॉपुलेशन राइज होती थी, कभी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती थी, लेकिन 1921 एक ऐसा ईयर है उसके बाद कभी भी इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव में नहीं है, हमेशा ज़्यादा ही हुई। तो हर जैसे हमने मतलब जब जब सेंसस की तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती गई, और जो 1951 और 1981 का ये वाला जो पीरियड है इस पीरियड को बोला जाता है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई इंडिया में। तो जो 1921 का ईयर है इसको बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इसके बाद इंडिया में कंटिन्यूसली जो जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती गई। क्यों? देखिए एक तो हमने बर्थ रेट पे थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया, कंप्लीट कंट्रोल नहीं किया, लेकिन जो डेथ रेट है उसको भी हमने बहुत कम कर दिया, क्योंकि वैक्सीन्स बन गई, सैनिटेशन पे ध्यान दिया, तो जिसकी वजह से जो डिजीज़ वगैरह है जिससे डेथ रेट बहुत हाई था पहले इंडिया में वो कहीं ना कहीं कम हो गया, जिसकी वजह से यहाँ में पॉपुलेशन में एक बहुत ज़्यादा राइज हुआ। इसी टाइम पीरियड को बोलते हैं हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी, जो 1951 और 1981 के बीच में हुआ था। लेकिन 1921 के बाद कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंडिया में ग्रो हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देखिए पॉपुलेशन चेंज होती है जैसे बर्थ रेट से, कितना बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है, इनसे पॉपुलेशन चेंज होती है। ठीक है, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, ये चीज़ें होती है जिससे जो पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की वो चेंज होती है। तो ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो बोलता है इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है पॉपुलेशन चेंज का। पहले ही आ गया माइग्रेशन, मैंने आपको बोला माइग्रेशन हो गया, बर्थ रेट हो गया और डेथ रेट हो गया, तो माइग्रेशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि एक कंट्री में, एक पर्टिकुलर कंट्री में एवरेज कितने उम्र तक जो एक इंडिविजुअल है वो सर्वाइव कर सकता है, कितनी एज तक वो रह सकता है, वही होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहीं भी कंट्री में। चलता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। तो ये माइग्रेशन के रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट्स वगैरह है। माइग्रेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन। देखिए माइग्रेशन होती है, एक होती है इंटरनल माइग्रेशन, दूसरी होती है इंटरनेशनल माइग्रेशन। जब एक ही कंट्री में, जैसे ये है इंडिया, अगर मैं गया जम्मू एंड कश्मीर से केरला चले गया तो ये होगी इंटरनल माइग्रेशन, लेकिन अगर मैं इंडिया से कहाँ चले गया यूएस से, ये होगी इंटरनेशनल या एक्सटर्नल माइग्रेशन। इसी तरह से अब ये है अगर इंडिया और ये है पाकिस्तान। अब अगर कोई इंसान पाकिस्तान से इंडिया आया तो ये इंडिया के लिए होगा इमिग्रेशन, IMMIGRATION, और पाकिस्तान के लिए ये वाला जो इंडिविजुअल पाकिस्तान से इंडिया आया पाकिस्तान के लिए कौन सी इमिग्रेशन है, EMMIGRATION। यानी सिंपली माइग्रेशन होती है दो तरह की, इमिग्रेशन, I से इमिग्रेशन और E से इमिग्रेशन। जब यहाँ से बाहर जाएगा यानी आपकी कंट्री से कोई इंडिविजुअल बाहर जाएगा उसको बोलते हैं EMI इमिग्रेशन, और जब आपकी कंट्री में कोई माइग्रेट करके आएगा उसको बोलते हैं हम इमिग्रेशन। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक पसंद आई होंगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एक बार कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। देखिए जब भी माइग्रेशन होती है ना इसके दो फैक्टर्स होते हैं मेन। कितने फैक्टर्स होते हैं मेन? जस्ट ए मिनट। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। जो माइग्रेशन है उसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है पुल फैक्टर और दूसरा होता है पुश फैक्टर। जो माइग्रेशन होती है पॉपुलेशन की उसमें एक होता है पुल फैक्टर, एक होता है पुश फैक्टर। देखिए मैं आपको पहले ये समझाऊंगा पुल फैक्टर क्या होता है और पुश फैक्टर क्या होता है। पहला हो गया पुल फैक्टर। देखिए आप कहीं पे यहाँ पे रह रहे हैं, सपोज़ ये विलेज है और ये एक सिटी है।
यहाँ पे क्या है, लोग स्टेबिलिटी के साथ अगर रह रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे लोग ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, यहाँ पे लोग ज़्यादा हैप्पीली रह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप इस विलेज से प्रेफर करोगे कहाँ पे रहना, सिटी में रहना। जब आप प्रेफर करोगे क्योंकि आपको बेटर कंडीशंस मिल रही है, बेटर एनवायरनमेंट मिल रहा है सिटी में, तो आप यहाँ से आ जाओगे कहाँ, सिटी में। तो इस तरह की माइग्रेशन जो होगी उसको हम बोलेंगे पुल फैक्टर। दूसरा होता है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर में अगेन अगर ये ले लेंगे हम विलेज और ये ले लेंगे हम अगेंस्ट सिटी, यहाँ पे आप सिटी को नहीं देखोगे, यहाँ पे आप विलेज को देखोगे। विलेज को क्या देखोगे, जैसे विलेज में कोई बीमारी फैल गई, विलेज में कोई फ्लड आ गया, विलेज में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, विलेज में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, विलेज में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से मजबूर होके कहाँ चले जाओगे, सिटी में। तो इस तरह से जो मजबूरी से आप जाओगे इसको बोलते हैं हम पुश फैक्टर। तो माइन्यूट सा डिफरेंस है बिटवीन पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन, इनमें से कौन सा है जो पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन का एक पार्ट है। देखिए, सिक्योरिटी ऑफ लिविंग, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन, अनप्लीजेंट क्लाइमेट। देखिए, मैंने आपको पुल फैक्टर और पुश फैक्टर दोनों बोल दिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे अब प्रॉब्लम होनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करने में। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पुश फैक्टर और पुल फैक्टर समझा दिया अच्छे से। चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। ये रहा पुल फैक्टर और पुश फैक्टर के बारे में जो सारी चीज़ें लिखी हुई है। आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन पहले आप कोशिश करना, अगर आपका हो जाए खुद ही तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ शोन नेगेटिव ग्रोथ, इनमें से कौन सा ऐसा डिकेड है जिसमें जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसने नेगेटिव ग्रोथ शो की थी। डिकेड की पूरी बात हो रही है, यानी पूरे 10 साल में। जैसे आप जानते हैं इंडिया में हर 10 साल के बाद सेंसस होती थी। 2001 में हुई थी, उसके बाद 2011 में हुई, 2021 में होनी थी, लेकिन ड्यू टू कोविड थोड़ा डिले हो गया। इसी वजह से जो 2011 में सेंसस हुई है वो ओवरऑल 15th सेंसस थी, और अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करें तो वो 7th सेंसस थी इंडिया में। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें इंडिया की जो 2011 की सेंसस है वो 15th सेंसस थी, और अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस तो ये जो 2011 की सेंसस थी वो 7th सेंसस थी। और इंडिया में सेंसस नॉर्मली हर 10 साल के बाद होती है। अब यहाँ पे बोला गया है वो कौन सा डिकेड है जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन ने नेगेटिव ग्रोथ शो किया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1911 टू 1921, यानी जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था उससे पहले वाला जो डिकेड था उसमें इंडिया की पॉपुलेशन ने नेगेटिव ग्रोथ शो किया था। इसमें ऐसा क्या हुआ था, देखिए 1918 में एक एपिडेमिक आई थी जिसकी वजह से अराउंड 140 लाख लोगों की जानें चली गई थी। इसकी ही वजह से और भी बहुत से फैमाइन आए थे, फ्लड्स आए थे, लेकिन ये भी एक मेन चीज़ था जिसकी वजह से जो ये वाला डिकेड था 1911 से 1921, इसमें इंडिया में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इनमें से कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार, यानी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ पे है, बिहार में। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, हम इसको निकालते हैं टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसी को बोलते हैं हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एवरेज नंबर ऑफ, यानी सिंपली एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यही होता है हमारे पास डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। और अगर इंडिया की हम ओवरऑल बात करें प्रेजेंटली 2011 के सेंसस के हिसाब से जो इंडिया में डेंसिटी है वो कितनी है, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में कितने लोग बसते हैं, 382। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी। चलते हैं, देखते हैं अगला इम्पॉर्टेंट MCQ क्या है। Prior to census 2011, in which among the following census highest sex ratio was recorded in India?
देखिए इसको थोड़ा मैं मोल्ड कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। आपको यहाँ पे ये पूछा गया, ये आपको नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है कि जो 2011 था, सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट में था, तो वो था केरला में। और सबसे कम जो सेक्स रेशियो था वो था हरियाणा में। ये आप इस क्वेश्चन को मोल्ड करके ये कर देना कि जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहीं पे था वो था केरला में, और लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे था, हरियाणा में। इसीलिए जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से ही स्टार्ट की थी। रीज़न यही था क्योंकि वहाँ पे सबसे कम सेक्स रेशियो था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेजर फैमिली ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो इंडिया में नहीं बोली जाती है।